Hello students, so today we are going to start increasing and decreasing function, and this is our new topic और new chapter application of derivative। और application of derivative में आज हम पहला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं increasing and decreasing function। तो आज हम पढ़ेंगे increasing और decreasing function होते क्या है, इनका इंट्रोडक्शन आज हम करते हैं कि किस तरह से हम किसी फंक्शन को increasing कह सकते हैं और किस तरह से हम किसी फंक्शन को decreasing कह सकते हैं। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। तो सपोज करो मेरे पास एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ये सभी बच्चे बहुत अच्छे से इस फंक्शन के बारे में जानते हैं। और ये एक एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, यानी कुछ इनपुट देते हैं हम तो कुछ आउटपुट आता है। फंक्शन के बारे में भी सभी जानते हैं। फंक्शन क्या एक रिलेशन है, यानी कि एक ऐसा रिलेशन है जहां पर हम कुछ इनपुट देते हैं और हमारे पास कुछ आउटपुट निकल कर आता है जो एक दूसरे से रिलेटेड होता है। तो अब हम इसको समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो मैंने यहाँ कुछ वैल्यूज लगा दी। हमने क्या किया, मैंने x की कुछ वैल्यूज से मुझे y की कुछ वैल्यू मिलेगी, यानी कि जैसे जैसे मैं x पर कुछ वैल्यू लगाऊंगा तो मुझे fx की भी कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी। तो मैं स्टार्ट करता हूँ x इक्वल्स टू -3 लगाता हूँ। तो fx इक्वल्स टू मुझे क्या मिलता है, -3 स्क्वायर करेंगे तो 9। मैंने x की वैल्यू -2 लगाया, तब fx मुझे क्या मिलेगा 4। x की वैल्यू को -1 लगाया, fx मिला 1। x की वैल्यू को 0 लगाया, fx 0। फिर x की वैल्यू को 1 लगाया, fx मिला 1। 2 लगा दिया हमने, तो 2 to the 4 और हमने क्या लगा दिया 3 लगा दिया, तो हमारे पास आ गया 9। इज दैट क्लियर? हमने क्या किया, सिर्फ कुछ वैल्यूज ले ली मैंने, -3 से +3 x की वैल्यू लेकर मैंने ये सारी वैल्यूज निकाली। अब मैं इसका एक ग्राफ बनाता हूँ। मैंने एक ग्राफ ड्रॉ किया 0, यानी मैंने -3 और ये -2 -1 +1 +2 और +3। तो ये यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देन -3 तो 9, कहीं ये पॉइंट आया मेरे पास। -2 1 2 3 4, ये पॉइंट आ गया मेरे पास। -1 देन 1, 0 सिमिलरली इधर गए 1, 2 पर हमारे पास 4 आया एग्जैक्टली, एंड 3 पर मेरे पास 9। ये मुझे कुछ पॉइंट्स मिल गए। अब मैंने इसको ज्वाइन करते हुए ये ग्राफ बनाया। और हम सभी जानते हैं ग्राफ क्या है हमारे पास, पैराबोला। क्या होता है ये, पैराबोला होता है। तो ये ग्राफ आया मेरे पास, 0 को टच करता हुआ जा रहा है। इज दैट क्लियर? हमने क्या किया, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, हमारे पास एक फंक्शन है, मुझे पता लगाना है ये फंक्शन कहाँ इंक्रीजिंग है कहाँ डिक्रीजिंग है, कुछ भी पता लगाना, कोई इंटरवल दे दिया मुझे, ये फंक्शन हमारे पास आया। अब इस फंक्शन को मैंने कुछ वैल्यूज लगा दिए, मेरे पास -3 से और +3 की वैल्यूज है। अब मैं चेक करता हूँ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन है क्या, ये समझते हैं। तो हम समझते हैं, हमने यहाँ से चेक किया, इधर से इधर की तरफ जब मैं बढ़ रहा हूँ तो जैसे जैसे मैं x की वैल्यूज को बढ़ रहा हूँ तो देखो y की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। y भी क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, यानी फंक्शन की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है। ग्राफ मेरा ऊपर की तरफ होते चला जा रहा है। तो इट मींस x की वैल्यू बढ़ने पर fx की वैल्यू भी बढ़ रही है। यहाँ से 0 से 3 के लिए देख रहे हैं, बस हम चेक करें। यहाँ से मैंने x1 मान लिया 1 और x2 मान लिया 2, 2 वैल्यू हैं। तो x1 लगाने पर fx1 कितना आया मेरे पास 1 और fx2 कितना आया 4। तो कहने का मतलब क्या हो रहा है कि जब x1 बड़ा है, सॉरी x1 छोटा है x2 से, तब fx1 भी छोटा है fx2 से। क्लियर हो रही है बात? fx का मतलब उसकी वैल्यू, यानी x1 1 था, fx1 1 आया, 1 लगाएंगे स्क्वायर बनाएगा। जब x2 की वैल्यू 2 थी तो जहां पर x2 मैंने लगाया तो fx2 4 आया, यानी कि ये इससे बड़ा है तो ये भी इससे बड़ा आ गया। अब ये मैंने राइट हैंड साइड की तरफ चेक कर लिया, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ हम बढ़ते हैं। तो जब मैं इधर की तरफ बढ़ता हूं -1 से -2, ये वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। ये वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। जब मैंने x1 की वैल्यू -1 दिया और x2 की वैल्यू -2, तो fx1 आया 1 और fx2 आया 4। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर x1 बड़ा है x2 से, या क्या है x1 बड़ा है x2 से,
लेकिन fx1 छोटा है fx2 से। देख रहे हैं, जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है, इधर की तरफ हम जाने से घट रही है, y की वैल्यू बढ़ रही है। या अगर मैं ऐसे चलता हूं बढ़ते हुए वैल्यू की -3 से मैं 3 की तरफ बढ़ता हूं, तो जब मैं इधर बढ़ रहा हूं, यहां देखते हैं, जब मैं -3 से 0 तक आ रहा हूं, यानी कि मैं बढ़ रहा हूं, x की वैल्यू को बढ़ा रहा हूं, तब मुझे y की वैल्यू डिक्रीज होते हुए नजर आ रही है। क्या घट रहा है, क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। और फिर 0 के बाद जैसे ही मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूं, तो मुझे y की वैल्यू बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो दिस इज द केस ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। ये देखें, -3 से 0 तक। तो अगर मैं कह सकता हूं कि दिस फंक्शन f(x = x²), जो मैंने इंटरवल ले रखा है, x बिलोंग्स टू -3 से और +3 मैंने इंटरवल ले रखा है। x की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है, -3 से +3। तो हमने देखा जब मैं -3 से बढ़ रहा हूं, तो 0 तक फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग। क्या हो रही है, इसकी वैल्यू डिक्रीज कर रही है, fx की वैल्यू। तो -3 से 0 तक वैल्यू डिक्रीज कर रही है। आफ्टर दैट जैसे ही मैं x की वैल्यू बढ़ाता हूं, fx यानी y भी बढ़ता चला जाता है। तो 0 से 3 इंटरवल में क्या हो रहा है, इसकी वैल्यू इंक्रीज कर रही है। तो ये एक फंक्शन 2 एग्जांपल दे रहा है मुझे, यानी कि दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन इंटरवल -3 to 0। -3 से 0 के इंटरवल में ये फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग है। और 0 से 3 के इंटरवल में ये फंक्शन कैसा है, हमारा इंक्रीजिंग है। तो हम ये ग्राफ की हेल्प से बता सकते हैं कि कब फंक्शन इंक्रीजिंग है और कब फंक्शन डिक्रीजिंग है। इज दैट क्लियर टू ऑल? सभी को समझ में आ रहा है? ये एग्जांपल हमने दिया f(x = x²), इस पे कुछ वैल्यूज लगाकर मैंने ग्राफ प्लॉट कर दिया, और इससे मैं ये चेक करता हूं कि कहां पर वैल्यू, यानी कि जब x की वैल्यू बढ़ रही है तब y की वैल्यू भी बढ़नी चाहिए। तो जिस फंक्शन के लिए x बढ़ाने पर ये fx की वैल्यू, यानी x को बढ़ाऊं तो ये fx की वैल्यू भी बढ़ती चली जाए, तो इस फंक्शन को हम क्या कहते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन। और x की वैल्यू घटाएं तो fx की वैल्यू भी घटती चली जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, डिक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। और समझते हैं इसको, ये लिखने का मेथड है। ये सब क्या है, अभी समझा रहे हैं हम, यानी कि x1 से x2 बढ़ाया तो fx1 से fx2 भी बढ़ गया। यहाँ पर मैंने x1 से x2 क्या किया, घटाया, लेकिन fx1 से fx2 बढ़ गया। तो यहाँ तो सेम डायरेक्शन में चल रहा है या अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। तो ये इंक्रीजिंग के लिए है, ये डिक्रीजिंग के लिए है। अभी और कंडीशन समझते हैं हम, आइए इसको हम देखते हैं। आगे बढ़ते हुए हम ये देखते हैं, हमारे पास ये कुछ ग्राफ्स हम लेते हैं। तो ये है, अगर मेरे पास ग्राफ इस तरह से आ रहा है, ये ऐसे बढ़ा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, तो ये क्या बताता है कि इंक्रीज किया, फिर रुक गया, फिर इंक्रीज किया। तो इसको हम बताते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। ये क्या है हमारे पास, इंक्रीजिंग फंक्शन। ये ग्राफ है किसी फंक्शन का, इंक्रीजिंग फंक्शन। और अगर यही ग्राफ इस तरह से आए तो ये ऐसे बढ़ता ही चला जाए, तो ये भी इंक्रीज कर रहा है, लेकिन इसको क्या पढ़ेंगे हम, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये किस फंक्शन का ग्राफ है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, बढ़ते ही जा रहा है। ये सिर्फ इंक्रीजिंग, यानी कि ये बढ़ रहा है, फिर रुक रहा है, कांस्टेंट हो रहा है और फिर बढ़ रहा है। इसी तरह से हमारे पास ये ग्राफ है, ये डिक्रीज किया और फिर डिक्रीज किया। ये क्या हो रहा है, डिक्रीज करते जा रहा है, लेकिन कहीं पर स्टॉप भी हुआ है। तो इसको हम कहेंगे डिक्रीजिंग फंक्शन। ये क्या कहलाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ है ये। और अगर यही ग्राफ हमारा इस तरह से आ जाए तो ये घटता ही चला जाए, बिल्कुल क्या होता चला जाए, डिक्रीज करता चला जाए। तो इसे कहते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ये हमारे पास स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ है। इसके अलावा अगर कोई ग्राफ इस तरह से आ रहा है किसी फंक्शन का, जो घट भी रहा है और बढ़ भी रहा है, दोनों ही केसेस हैं उसके पास, तो उसको हम क्या कहेंगे, अगर कोई ग्राफ हमारे पास इस तरह से है, इसको समझते हैं, ये है, ये इस तरह से है, तो इसका क्या होगा, इसके कहेंगे नाइदर इंक्रीजिंग एंड नॉट डिक्रीजिंग। नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। अब करना क्या होता है, हमें कुछ फंक्शन दे रखे होते हैं, तो उनमें इंटरवल फाइंड करना होता है, और इंटरवल उसके डोमेन से निकालते हैं।
और इंटरवल निकालते कैसे हैं, फंक्शन को इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसे प्रूव करते हैं, ये चीजें हमें इसमें समझनी है। तो ये तो हमने क्या समझ लिया, ग्राफ। अगर मुझे ग्राफ दे रखा हो तो मैं डायरेक्टली बता सकता हूँ कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, कितनी वैल्यू के बीच में इंक्रीजिंग है, कितनी वैल्यू के बीच में डिक्रीजिंग है। मान लो यहाँ तक थी इसकी वैल्यू ए, यहाँ तक थी बी, फिर आगे आ गया ये सी, तो मैं कहूँगा ए से बी के लिए बी से सी तक ये इंक्रीज हो रहा है, या यहाँ से मैं 0 से ए तक के लिए भी इंक्रीज हो रहा है, बी से सी तक के लिए भी ये इंक्रीज हो रहा है। अलग अलग इंटरवल आ रहे हैं हमारे पास। तो इसी तरह से आइए समझते हैं आगे। तो हमारे पास पहले इसकी डेफिनेशन आती है। तो डेफिनेशन में हम क्या कहेंगे, अ फंक्शन एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन आई। आई क्या है, कोई इंटरवल है, इफ एफ एक्स वन, सॉरी, इफ x1 less than x2 implies that fx1 less than equals to fx2 for all x1 x2 belongs to I। जो मेरे पास x1 x2 बने इंटरवल में ले लिया है, तब ये जो फंक्शन होगा हमारा, अगर x1 x2 से लेस देन है तो फंक्शन की वैल्यू भी इससे क्या आनी चाहिए, लेस देन आनी चाहिए। इस तरह के फंक्शन को हम क्या कहते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन। और एंड fx इज डिक्रीजिंग, ये डिक्रीजिंग होगा इफ x1 लेस देन x2 implies that fx1 greater than fx2 for all x1 x2 belongs to I। अब ये दूसरी कंडीशन आ गई, यानी कि यहाँ पर x1 x2 से छोटा है, लेकिन जो fx1 है उसकी वैल्यू fx2 से बड़ी आ रही है। तो ये किस तरह का फंक्शन हो जाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। अपोजिट हो गया, या अगर x1 बड़ा होता है x2 से तो ये वैल्यू छोटी, साइन चेंज होकर आ जाता, तो कैसे हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। और यही स्ट्रिक्टली कब हो जाएगा, तो अ फंक्शन fx is strictly increasing in I if x1 less than x2 implies that fx1 less than fx for all x1 x2 belongs to I। यहाँ देखेंगे fx1 less than equal to fx2 सिर्फ इंक्रीजिंग था, और ये fx1 less than fx2 बराबर नहीं आ सकता, तो स्ट्रिक्टली की कंडीशन आ गई। ऐसे ही डिक्रीजिंग में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की कंडीशन आ जाएगी। तो ये हमारे पास इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस की डेफिनेशन है, सभी बच्चे इसको लिख लेंगे। एक हमारे पास डेरिवेटिव भी होता है, डेरिवेटिव टेस्ट भी करते हैं हम इसमें। हम इसको डिफरेंशिएशन करने के बाद भी चेक कर सकते हैं कि फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। उसको कैसे करते हैं वो भी अभी जानेंगे। इससे पहले हम क्या करते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो देखें सभी बच्चे, को मिटा देते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए। तो हमने लिया fx इक्वल्स टू 3x प्लस 2। तो चेक करना है, चेक इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन आर। इंटरवल क्या है हमारे पास, इन आर। रियल नंबर के लिए मुझे इसे चेक करना है, तो मैंने रियल नंबर के लिए चेक कर लेता हूं इसे। तो हमने क्या किया, लेट x1 लेस देन x2। x1 क्या है हमारे पास, लेस देन x2 है। तब हम किस तरह से करना है, यहां से हमने देख लिया। अब क्या करें हम, fx1 भी fx2 से कैसा आना चाहिए, छोटा आना चाहिए। तो यहां से देखा 3x2 से 3 का मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 3। तो मैंने कर दिया इसको 3x1 और लेस देन 3x2। इज दैट क्लियर। इसको ध्यान रखते हैं, fx इक्वल टू 3x प्लस 2 है, यानी x के साथ 3 का मल्टीप्लाई है, तो मैंने दोनों साइड 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या है, प्लस 2, तो एडिंग बोथ साइड 2, देन 3x1 प्लस 2 लेस देन 3x2 प्लस 2। ये पूरी वैल्यू क्या बन गई, fx की जगह पर x1 लगा दूं मैं यहाँ पर, तो x1 लगाऊंगा 3x प्लस 1 2 हो जाएगा। तो ये वैल्यू बन गया fx1, या 2 लगा दूं तो ये वैल्यू बन गया fx2। ये बात समझ में आ गई।
तो सिंस x1 लेस देन x2 हम लेकर चले और हमने प्रूव कर दिया कि fx1 भी लेस देन है fx2 से, तो देयरफॉर fx इज इंक्रीजिंग, fx क्या इंक्रीजिंग है इन r, जो भी इसका डोमेन है r, उसमें क्या हो जाएगा, ये इंक्रीजिंग हो जाएगा। इस तरह से हम इसको क्या करते हैं, चेक करते हैं। अब यहीं पर मेरे पास अगर ये फंक्शन दे रखा होता fx इक्वल टू -3x + 1, अब मुझे ये दे रखा है fx इक्वल टू -3x + 1, तो हम लेकर चलते हैं x1 लेस देन x2। अब क्या हो रहा है, इसमें माइनस का मल्टीप्लाई हो रहा है दोनों साइड, तो मैंने जैसे ही दोनों साइड माइनस का मल्टीप्लाई किया, -3x1 ये लेस देन ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो जाएगा। माइनस का साइन मल्टीप्लाई करते ही क्या होती है, इनइक्वालिटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। सपोज ये 2 था लेस देन 3 से, अब मैंने क्या किया, माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कितना हो गया -4, ये कितना हो गया -6। अब कौन सा नंबर है, अब -4 छोटा नहीं, -4 बड़ा हो जाएगा जब मैंने एक जैसे नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसी तरह से हमने क्या किया, यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई किया, इनइक्वालिटी चेंज हो गई, लेस देन ग्रेटर देन में बदल गया, ग्रेटर देन लेस देन में बदल जाता। अब इसके बाद में +1 हो रहा है, तो दोनों साइड मैंने क्या किया, +1 कर लिया, -3x2 + 1 प्लस किया, ये तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस का करने पर फर्क पड़ जाता है, मल्टीप्लाई में वो भी, तो ये फर्क पड़ गया यहाँ पर। अब इसको मैं x1 कर दूं 3x + 1, इसको मैं क्या ले सकता हूँ, fx1 ग्रेटर देन fx2, क्या था, x1 लेस देन x2 था, क्या आया, x1 ग्रेटर देन x2 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, सिंस x1 लेस देन x2 implies that fx1 ग्रेटर देन fx2, ठीक है नहीं, x1 को x2 से लेस देन लिया था हमने और निकल कर क्या आ गया, fx1 ग्रेटर देन fx2, तो दिस इज देयरफॉर fx इज डिक्रीजिंग। ये सिंपल मेथड है पता लगाने का कि कौन फंक्शन इंक्रीजिंग है और कौन सा फंक्शन डिक्रीजिंग है। इसके अलावा हमें इंटरवल्स भी फाइंड करना होता है कि किस इंटरवल में कहां से कहां तक की वैल्यू पर फंक्शन इंक्रीजिंग होगा और कहां से कहां तक फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। इसके अलावा इसको फाइंड करने का एक और मेथड हम पढ़ने वाले हैं जो डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव की हेल्प से होता है, ये बिना डेरिवेटिव के हमने निकाला है। ओके, तो ये हमारा इंट्रोडक्शन था इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन पर। अभी हम क्या पढ़ेंगे, डेरिवेटिव के रिस्पेक्ट का इंटरवल निकालना सीखेंगे और चेक करना भी सीखेंगे फंक्शन इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग।